नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है किया की नई सोनेट। इस गाड़ी का बड़ा ही डिटेल रिव्यू मैंने पहले कर दिया है। इस गाड़ी के जो दोनों ऑटोमेटिक वेरिएंट्स हैं और उसमें जो भी फीचर्स हैं, जो भी अंतर हैं, जो भी कुछ आपको जानना है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लिंक आपको ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक कीजिए और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानना है तो वहाँ पे जा करके देखिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ जो डीजल मैनुअल वेरिएंट है उसके बारे में बात करूँगा। और चलिए अब हम लोग स्टीयरिंग के पीछे चलते हैं और देखते हैं गाड़ी कैसे चलती है। तो दोस्तों, ये जो डीजल है ये बड़ा ही फैमिलियर यूनिट है और Hyundai वेन्यू में काफ़ी वक्त से आ रहा है। और अगर आप बात करें सोनेट की तो यहाँ पर इसी डीजल का एक बेहतर ट्यून्ड वर्जन आपको मिलता है जो सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल है। वहाँ पर पावर और टॉर्क आपको ज़रा ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर आपको पावर मिलती है 100 PS की और ये पीक पावर जो है 4000 RPM पर बनती है और पीक टॉर्क जो है यहाँ पर वो 240 PS की बनती है। अगर आप इसे 80 वाले डीजल इंजन से कंपेयर करें तो वहाँ पर आपको पीक पावर 115 PS की मिलती है और पीक टॉर्क 10 न्यूटन मीटर्स ज़्यादा 250 न्यूटन मीटर्स की मिलती है। यहाँ पर जो एडवांटेज आपको मिलता है वो है बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी का और जो ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी है यहाँ पर ये 24.1 kmpl की है। और अगर आप रियल वर्ल्ड माइलेज के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर आपको सिटी में लगभग 14 to 15 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी और हाईवे पर लगभग 19 to 20 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से ये जो गाड़ी है ये ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपको रियल वर्ल्ड में नहीं देती है, ज़रा कम देती है उससे, बट फिर भी 20 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मेरे ख्याल से काफ़ी है क्योंकि पावर यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और जो दूसरी बड़ी बात है यहाँ पर वो ये है कि ये इंजन टिपिकली जो आपको डीजल इंजन्स मिलते हैं जहाँ पर एक टर्बो लैग बड़ा प्रोनाउंस्ड होता है, वैसा नहीं है। बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही स्मूथ इंजन है और आपको यहाँ पर 1000 RPM के नीचे से हल्का सा पुल मिलना शुरू हो जाता है। 1000 RPM के बाद आपको किसी तरह की स्ट्रगल करती हुई नज़र नहीं आएगी गाड़ी। एक हल्का किक आपको 1800 RPM पर ज़रूर महसूस होगा जिसके बाद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पुल आपको महसूस होगा और ये गाड़ी लगभग 3750 RPM तक स्ट्रांगली पुल करती है। अगर आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखेंगे तो रेड लाइन 4500 RPM पर है और 4000 RPM तक लगभग आपको एक एक्सेलरेशन का स्ट्रॉन्ग सेंसेशन महसूस होता है, लेकिन 4000 RPM के बाद ये ज़रा वेन हो जाता है, परफॉर्मेंस जो है ज़रा टेपर हो जाता है। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पर तो 0 to 100 ये गाड़ी 12.3 सेकेंड्स में करती है जो मेरे ख्याल से इस तरह के फ्यूल एफिशिएंट एप्लीकेशन के लिए ठीक है। ये एक बड़ा अच्छे से बनाया हुआ SUV है, भार भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो उस लिहाज से आपको मेरे ख्याल से शिकायत नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मेंस यहाँ पर ठीक ठाक है, ऑल्दो जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस ज़रा बेहतर मिलता है, लेकिन माइलेज यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलती है तो वो शिकायत आपको नहीं होनी चाहिए। अब ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो जनरली आपने देखा होगा कि मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वहाँ पर शहर में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी वो आपके लिए तकलीफ़ का सबब बन सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वो ये है कि Hyundai और Kia ग्रुप के जो मैनुअल ट्रांसमिशन हैं बड़े स्मूथ हैं, तो वो आपकी जो शिकायत है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। और न सिर्फ ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसे आप बहुत ही रीएश्योरिंगली शिफ्ट कर सकते हैं, एफर्ट बहुत कम लगता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, स्लिक है, किसी तरह का रबरीनेस नहीं है, किसी तरह का नॉचीनेस नहीं है। लेकिन जो क्लच एक्शन है ये भी फॉर अ डीजल इंजन काफ़ी लाइट है, तो सिटी में अगर आप इसे चला रहे हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। इसके साथ एक और जो अच्छी बात है यहाँ पर वो ये है कि ट्रैक्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इसे सिटी में चला रहे हैं और आपने एक्सेलरेटर बिल्कुल छोड़ दिया है तो भी सब 1000 RPM लेवल्स पर ये गाड़ी धीरे धीरे चलती रहती है, स्प्लटर होकर के बंद नहीं पड़ती है। कुछ कैपेसिटी है इस गाड़ी में कि आप इसे एक ऑटोमेटिक की तरह यूज़ कर पाएँ, अनलेस आप ब्रेक मार करके इसे स्टॉल ही कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप इसे 3rd गियर में चला रहे हैं तो इसे आप 20 km/h की स्पीड पर भी बिना एक्सेलरेटर यूज़ किए धीरे चला सकते हैं। 4th गियर में लगभग 25 km/h की स्पीड पर चलती रहती है। तो जो गियर शिफ्ट्स हैं स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक के अंदर वो आपको ज़रा कम करने पड़ते हैं, तो उस लिहाज से जो तकलीफ़ होती है जनरली ख़ास तौर पर डीजल इंजन के साथ वो आपको यहाँ पर ज़रा कम देखने को मिलेगी। अब जैसा मैंने पहले भी मेरे पुराने रिव्यूज़ में आपको बताया था कि यहाँ पर राइड जो है ज़रा फर्म साइड पर है और डीजल की जो राइड है ये पेट्रोल से ज़रा बेहतर है, तो वो चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है और पेट्रोल से ज़्यादा बेहतर ये गाड़ी राइड करती है। जो वहाँ पर एक स्किटिश फीलिंग आती है, जो गाड़ी सरफेस के ऊपर स्किम करती हुई चलती है, वो यहाँ पर आपको महसूस नहीं होगा। ज़्यादा प्लांटेड लगती है गाड़ी और राइड भी ज़रा ज़्यादा एब्जॉर्बेंट है, लेकिन इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल या सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंट सस्पेंशन वाली ये गाड़ी नहीं है। अगर आप इसे कंपेयर करें वेन्यू से तो वेन्यू पे जो राइड है वो ज़रा ज़्यादा प्लश है। अगर आप ड्राइव फील की बात करें तो अगर इन्वॉल्विंग स्टीयरिंग और एक बहुत ही वेल ट्यून्ड सस्पेंशन की भी अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से फोर्ड इकोस्पोर्ट और XUV 300 जो दो गाड़ियां हैं वो फॉर एन एंथुसियास्ट इस सेगमेंट की बेस्ट चॉइसेस हैं।
और अगर आप कंफर्ट के लिहाज से बात करें तो मेरे ख्याल से जो वेन्यू है वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है। सोनेट जो है ये कहीं ना कहीं स्ट्रैडल करने की कोशिश करती है इन दोनों ही चीज़ों को, और जो कंफर्ट है वो यहाँ पर ठीक ठाक है। और ये गाड़ी एंथुसियास्ट के लिए भी नहीं है। सस्पेंशन ज़रा फर्म साइड पर सेटअप है। स्टीयरिंग में वेट जो है ये बराबर है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से अगर आप डायरेक्ट स्टीयरिंग की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो वो स्टीयरिंग में ज़रा कम है। तो अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पावर और टॉर्क फिगर्स यहाँ पर इस सेगमेंट के सेकंड बेस्ट हैं। जो टॉप परफॉर्मेंस आपको मिलेगा वो XUV 300 में मिलेगा, बट मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा, काफ़ी बैलेंस्ड सेटअप है। इंटीरियर यहाँ पर आपको इस सेगमेंट के सबसे बेहतरीन मिलते हैं, और न सिर्फ इतना, यहाँ पर आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो भी आपको इतने लिबरली सेटअप फीचर्स और किसी गाड़ी में नहीं मिलेंगे। तो अगर आप एक ओवरऑल पैकेज की बात करें तो इस गाड़ी का जो पैकेज है वो इस सेगमेंट का सबसे कंप्लीट पैकेज है। बाहर की लुक्स की आप बात कर लीजिए, इंटीरियर फिनिश की आप बात कर लीजिए, ओवरऑल जो एक रिएश्योरिंग फील आनी चाहिए गाड़ी में उसकी आप बात कर लीजिए। एक बहुत ही वेल फिनिश्ड, बहुत ही वेल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है। और जो अलग अलग किस्म के कस्टमर्स होते हैं, कुछ लोगों को कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्विंग गाड़ी चाहिए होती है। तो जो अलग अलग किस्म के कस्टमर्स हैं उन सभी को सेटिस्फाई करने की कहीं ना कहीं ये गाड़ी कोशिश करती है, और कुछ हद तक उसमें सफल भी होती है। लेकिन अगर आप बहुत फोकस्ड कस्टमर हैं, अगर आपको सिर्फ कंफर्ट चाहिए या सिर्फ इन्वॉल्विंग फील चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं दोनों ही पैरामीटर्स पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरती, लेकिन एक बहुत ही बैलेंस्ड पैकेज है। और मेरे ख्याल से जो डीजल 80 है उससे कुछ मायनों में बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी आपको ज़रा बेहतर मिलती है और कीमत भी जो है वो यहाँ पर आपको कम मिलती है। तो प्राइसिंग को देख करके अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर अगर आपको एक सर्वगुण संपन्न किस्म की गाड़ी चाहिए तो ये जो डीजल मैनुअल है ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और मैं ये गाड़ी रिकमेंड कर सकता हूँ मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को, क्योंकि यहाँ पर एक मॉडर्न कार के अंदर जो भी सारी चीज़ें होनी चाहिए वो सारी आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं तो मेरे ख्याल से आप इको स्पोर्ट या XUV 300 को देख सकते हैं, बट अदरवाइज़ इस गाड़ी में शिकायत करने जैसा कुछ नहीं है। इन गियर स्पीड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट गियर में आपको 47 किलोमीटर पर आवर तक लेकर के जाती है, सेकंड गियर में 84 किलोमीटर पर आवर और थर्ड गियर में 129 किलोमीटर पर आवर। तो जो गियरिंग है वो रीजनेबली स्प्रेड आउट है, ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है ना बहुत ज़्यादा टॉल है, और हाईवे पर ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस के लिहाज से मेरे ख्याल से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये गाड़ी सिटी में भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड पैकेज है, और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से शिकायत करने जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाहर की एम्बियंट नॉइज़, टायर नॉइज़, किसी भी तरह का जो इंट्रूजन होता है कैबिन के अंदर, वो सब बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड है। ओवरऑल बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया है किया ने, और सोनेट इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से एक है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ड्राइविंग की, लेकिन जो डीजल मैनुअल वेरिएंट है ये अकेला ऐसा वेरिएंट है जहाँ पर आपको सारे वेरिएंट्स मिलते हैं, यानी कि आप HTE से लेकर के GT लाइन तक सारे वेरिएंट्स चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी इंजन या ट्रांसमिशन ऑप्शन में आपको ये सारे वेरिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये इस मॉडल की ख़ास बात है, और ज़ाहिर तौर पर आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि अगर आपका एक लिमिटेड बजट है तो कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। हमने कुछ रिसर्च करी इस बारे में, तो अगर आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स देखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर HTK प्लस बड़ा ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। वहाँ पर कीमत 9.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम है। अगर आप HTX के साथ जाते हैं तो वहाँ पर 9.9 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम है। वहाँ पर आपको कुछ लग्जरी फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि सनरूफ, और वहाँ पर आपको एक जो इंपॉर्टेंट फीचर मिलती है वो है रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ जो इन दोनों ही वेरिएंट्स में छूट जाती है वो है रियर वॉश एंड वाइप, जो मेरे ख्याल से सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से जो ये ब्रांड्स हैं ये अपसेल करते हैं। तो अगर आप रियर वॉश वाइप के बिना गाड़ी चला सकते हैं, जो मेरे ख्याल से नहीं चलानी चाहिए, तो HTK प्लस और HTX वेरिएंट जो है ये दोनों सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हैं। लेकिन अगर सेफ्टी के लिहाज से, या फिर अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और पीछे का जो शीशा है वहाँ पर पानी और मिट्टी ज़्यादा गिरता है, तो फिर ज़्यादा महंगा HTX प्लस वेरिएंट ही आपको लेना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर कीमत काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर आपको 11.66 रुपीज़ देने होते हैं, और यही वो वेरिएंट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो जनरली बहुत सारे एवरीडे यूज़र्स को नहीं चाहिए होते। तो ये एक तरीका है इस गाड़ी को अपसेल करने का। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप ये जो नीचे वाले दो वेरिएंट्स मैंने बताए वो ख़रीदेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी आपके पैसे के लिए। इस सेगमेंट में अगर आप दूसरी गाड़ियों की भी बात करें तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से प्राइस्ड है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर अगर आप इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं तो फोर्ड इकोस्पोर्ट और XUV 300 बेहतर कारें हैं।
अगर आप स्पेस देख रहे हैं तो आप होंडा की WRV का जो फेसलिफ्ट आया है उसकी तरफ भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी रीजनेबली प्राइस गाड़ी है। वो गाड़ी भी मेरे ख्याल से अगर आपको एक सिंपल नो फस गाड़ी चाहिए जो काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट हो, तो WRV में स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है। और अगर आपको यही गाड़ी मोर और लेस एक ज़्यादा बेहतर राइड क्वालिटी के साथ चाहिए, ज़्यादा प्लस राइड के साथ चाहिए, तो आप Hyundai वेन्यू भी देख सकते हैं। ब्रेज़ा भी अवेलेबल है, लेकिन मारुति में अब आपको डीजल नहीं मिलते हैं, तो अगर आप ये रिव्यू देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप डीजल गाड़ी लेना चाहते हैं और फिर ब्रेज़ा जो है वो एक ऑप्शन नहीं है। डीजल मैनुअल की कीमतें 8 लाख रुपीज़ से 12 लाख रुपीज़ तक वेरी करती हैं, और HTE वेरिएंट जो है वो बिल्कुल नो नॉनसेंस किस्म का वेरिएंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट बजट पे हैं तो आप उस वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको फुली लोडेड पूरी तरह से फीचर पैक गाड़ी चाहिए तो आप GTX प्लस के साथ जा सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही बैलेंस गाड़ी है, और यहाँ पर शिकायत करने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे पिन पॉइंट ही करना हो कुछ, तो मेरे ख्याल से राइड क्वालिटी यहाँ पर ज़रा और बेहतर हो सकती थी, ज़्यादा प्लस हो सकती थी, बट उसके अलावा मेरे ख्याल से एक एवरीडे कस्टमर के लिए ये गाड़ी बहुत ही वेल बैलेंस्ड है, देखने में अच्छी है, फीचर्स बहुत सारे हैं, और इस तरह का कोई शिकायत करने जैसा प्रॉब्लम इस गाड़ी के साथ नहीं है। अगर आप इस सेगमेंट में कोई डीजल मैनुअल गाड़ी देख रहे हैं तो डेफिनेटली किया सोनेट डीजल मैनुअल के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके किया सोनेट डीजल मैनुअल के बारे में स्पेसिफिकली सारे सवालों के जवाब दे पाया। फिर भी कुछ अगर छूट गया तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और अगर आपको बाकी सवालों के जवाब चाहिए तो हमारे डिटेल्ड रिव्यूज़ देखिए, वो मैंने अलग से किए हैं, और उसके लिंक आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह मिल जाएंगे। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।